कैसे आप लोग? जय हिंद। वोकैब के डिस्कशन में हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। 7 सेट डिस्कस करने जा रहे हैं इडियम इडियम्स एंड फ्रेज का। और जानते हैं आप कि इडियम और फ्रेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। और इडियम्स एंड फ्रेज का आना लगभग तय है, ऑलमोस्ट तय है। तो चलिए आज टेस्ट लीजिए अपना और साथ साथ मीनिंग देखिए कि इडियम्स कितने आपको आते हैं। शुरू करें, चलो। Don't mix with the bad hats. Don't mix with the bad hats. बैड हैट से ना मिक्स हो, ना मिलें। क्या कहना चाह रहा है? बैड हैट का क्या मीनिंग? पेन मेरा खो गया है, मिल गया। टेबल पे ही रहता है, कभी कभी गायब हो जाता है बुक के अंदर इधर उधर। बैड हैट्स, बैड हैट्स क्या मीनिंग है? बैड हैट्स, डोंट मिक्स विथ द बैड हैट्स। बैड हैट्स, पीपल विद बैड हैट्स, जिसके टोपी बुरे हैं, ऐसा तो मीनिंग हो ही नहीं सकता। ईडीएम में क्या बता रखा है? जैसा ईडीएम है बिल्कुल वैसा ही मीनिंग दे रखा है, तो हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो गया, ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है। पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, ये हो सकता है। पीपल सेलिंग बैड हैट्स, ये भी सीधा सीधा मीनिंग, जो वर्ड है बिल्कुल वही अगर मीनिंग दे दिया तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो होता ही नहीं। तो ये तो फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे चढ़ गया। पीपल ऑफ पुअर स्टेटस, पीपल ऑफ पुअर स्टेटस, कि जिसका स्टेटस मतलब गरीब है, तो वो ऐसा। बैड हैट्स का मतलब होता है बुरे लोग, गंदे लोग, खराब लोग। तो क्या होना चाहिए था? बी। पुअर स्टेटस का मतलब हो जाता है गरीब, तो गरीब और खराब में बहुत अंतर है। बैड हैट हमने कहा इसका मतलब बुरा, जिसका करेक्टर बुरा है, बुरे और खराब लोग। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन। कुछ लोग इसमें गरीब भी कर देते हैं, गरीब अलग चीज है, गरीब बुरा हो ये जरूरी नहीं है। बैड हैट मतलब बुरा इंसान। द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विथ एन आइस ब्रेकिंग सेशन। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास था वो स्टार्ट हुआ विद आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग सेशन का मतलब क्या? सत्र। तो आइस ब्रेकिंग सेशन से, सत्र से शुरू हुआ। तो कहने वाला क्या कहना चाह रहा है? हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुनने में अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद इंट्रोड्यूसिंग चीफ गेस्ट, ये भी ठीक ठाक लग रहा है, चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस पहले करते हैं। मेकिंग स्पीचेस, भाषण बात सब यूज करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसमें चीफ गेस्ट फिर भाषण, ये सब क्या मतलब है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो कोई भी व्यक्ति आएगा जो भी लीडर होगा या जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का काम दिया गया है, वो सीधा अपनी बात करना शुरू करेगा। उसमें चीफ गेस्ट या किसी और के होने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें, अगर इस हिसाब से हम देखें तो फिर क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए नाम छूट गया था, 1 मिनट, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा था। ओके, तो हैविंग ब्रेकफास्ट कोई सेंस समझ में नहीं आया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीफ गेस्ट थोड़ा बहुत हो सकता था। तो एन आइस ब्रेकिंग सेशन मतलब सीधा बातचीत, कि आइस ब्रेकिंग सेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हुए, इससे क्या होता है? पता चलता है सामने वाला क्या, कैसा पसंद। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से हम बात करते हैं, तो इससे कम से कम ये पता चल जाता है कि सामने वाला जो है सामने वाला जो है वो कैसा, किस पर्सनालिटी का हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? बी, सेकंड है इसका बेहतर ऑप्शन। स्टार्टिंग बातचीत से, एक दूसरे से जान पहचान से, बातचीत से हमने शुरू किया। He chickened out when he confronted opposition. Chickened out, confront, confront का मतलब होता है किसी चीज से सामना होना। confront का मतलब हुआ किसी चीज से
किसी का सामना होना, कन्फ्रंट, लड़ना भी कह सकते हैं। अपोजिशन के विरोध का जब सामना हुआ तो चिकन आउट कर गया। जब विरोध का सामना होगा तो क्या लोग चिकन खाने लगेगा? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, पहला सेंस ही खत्म हो गया। रिलीज चिकन, चिकन छोड़ने लगेगा। विरोध करेगा तो कोई चिकन छोड़ देगा, कोई सेंस ही नहीं बना। विरोध करेगा तो कोई हैच चिकन, अंडे देने लगेगा। हैच का मतलब देना, ये अंडे सेना लेके, अंडे सेना, मुर्गियां जो अंडे पर बैठती हैं उसको हैच कहते हैं। मुंडी मुर्गियां जो अंडे पर बैठती है उसको अंडे सेना कहते हैं, उसको इंग्लिश में हैच कहते हैं। तो ये तीनों तो एकदम क्या बिना मतलब की बात हो गई, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? विड्रू। विड्रू का मतलब क्या? वापस आना, पीछे हट जाना। विड्रू का मतलब क्या हुआ? वापस हो जाना। स्टेप बैक क्या होगा? स्टेप बैक, पीछे कदम खींच लेना। कोई विरोध करेगा तो लोग पीछे ही या तो डट के मुकाबला करेगा या पीछे कदम खींच लेगा। ये तो नहीं अंडे देने लगेगा, मुर्गियां देने लगेगा, अंडे बनाना लगेगा। ट्राई टू ट्राई टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव, कि जो आपके पास है उसका, व्हाट यू हैव जो आपके पास है, ट्राई टू मेक डू विथ क्या होगा? क्रिएट, जो आपके पास उसको आप क्रिएट क्या करेंगे? ट्राई टू मेक, जो आपके पास उसको डू क्या करेंगे? प्रोड्यूस, जो आपके पास उसको प्रोड्यूस, जो आपके पास है ही उससे आप क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, जन्म देंगे। क्रिएट, प्रोड्यूस और क्रिएट एक ही सेंस हुआ, क्रिएट और प्रोड्यूस का एक ही मतलब हो गया। तो सोचिए क्या होगा कि जो हमारे पास है ही, जितना हमारे पास है ही उससे हम क्या करेंगे? जितना या जो कुछ हमारे पास है ही उससे हम क्या करेंगे? तो जितना या जो कुछ हमारे पास है ही, होता ही है, उससे हम काम चलाने की कोशिश करेंगे। कि जो कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत है हम उससे काम चलाने की कोशिश करेंगे। यही होगा ना, जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास है उससे हम काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इसका मैनर क्या होना चाहिए था? फोर्थ, मैनेज, कि ट्राई टू मेक टू डू विथ व्हाट यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे थोड़ा सा मैनेज करो, उससे थोड़ा सा काम चला लो। मैनेज करने का मतलब क्या हुआ? काम चला लेना। द साइंटिस्ट वर्क आउट फॉर डंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला, कि साइंटिस्ट जो है डंकीज ईयर, डंकीज ईयर, डंकीज ईयर टू अराइव एट द फॉर्मूला, कि कई साल काम किया फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए, फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए कई साल तक काम किया। यही होगा डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स कह रहे तो डोंकीज ईयर्स का मतलब ये तो कोई फॉर्मूला है, उस पर कोई साइंटिस्ट तुरंत पहुंच जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए इसका सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? शॉर्ट टाइम, ये भी जचेगा नहीं। फॉर डंकीज फॉर फ्यू ईयर्स, मतलब ये तो, मतलब अगर मेहनत को हम सही तरीके से इज्जत देना चाहते हैं, रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, मान लो इसमें नहीं पता होता तो भी पता चल जाता कि कई साइंटिस्ट जो होते हैं वो ढेर सारे साल, काफी समय, बहुत सारा समय देते हैं तब जाके कोई फॉर्मूला, कोई चीज निकलता है। तो काम का रिस्पेक्ट तो तभी माना जाएगा ना जब किसी चीज को बहुत मेहनत से किया गया हो, काफी समय लगा हो किसी चीज को करने में। तो किसी चीज को करने में काफी समय लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, तभी वो बेहतर होगा, तभी उसको अच्छा माना जाएगा। काफी लंबा समय लगा है। तो ये चीज देखने से क्या लगता है कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टाइम। क्या होना चाहिए? लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। वैसे ही ब्रोक डाउन जो है ये ईडियम नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है। ये जो ईडियम है ये ईडियम है ही नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। तो किसी के बेटे की मौत की खबर अगर पहुंचेगी, किसी के बेटे के मौत की अगर खबर पहुंचेगी तो उसका क्या होगा? किसी के बेटे की मौत की खबर पहुंचेगी तो क्या होगा? तो किसी के बेटे की मौत की खबर पहुंचेगी तो आप समझ सकते हैं वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो रिजाइंड ही जॉब, बेटे की मौत की खबर सुनेगा तो कोई जॉब से रिजाइन कर देगा, ये बात समझ में नहीं आई। सीज टू स्माइल, ये हो सकता है कि मुस्कुराना बंद कर देगा, ये उतना अच्छा नहीं है। और ऑप्शन ऑप्शन ये पॉसिबल है, हो सकता है। स्टॉप टू वर्किंग, काम करना रोक दे, ये भी हो सकता है कि कोई काम करा तो रोक देगा, ये भी हो सकता है। वेप्ट बिटरली, तो अब इसमें सबसे जो अच्छा लगेगा वो क्या है? यही वेप्ट बिटरली, कि सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? किसी के बेटे की मौत की खबर आए तो वो फूट फूट कर रोने लगेगा। वेप्ट बिटरली का मतलब क्या? फूट फूट कर रोना, बहुत ज्यादा रोना। तो फूट फूट कर कोई रोने लगेगा अगर उसके बेटे की मौत की खबर आएगी, तो ये थोड़ा सा
ज्यादा अच्छा क्या है ऑप्शन है, फुट फुट करो ना, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ना, तो डी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। चलो क्लियर है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। Don't try to throw dust into my eyes. You will not succeed. Don't try to throw dust into my eyes. You will not succeed. कि मेरे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें. You will not succeed. तुम सफल नहीं होगे. तो भाई don't try to throw dust into my eyes. कि मेरी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास ना करिए. तो हिंदी में भी बिल्कुल ऐसा है, आंख में धूल झोंकना. तो आंख में धूल झोंकना का क्या मतलब होता है बताओ? आंख में धूल झोंकना का क्या मतलब है? You should not try to blind me with dust. कि मेरे आंख धूल से मुझे अंधा मत बना दो. ब्लाइंड मतलब अंधा बनाना. I know how to protect my eyes. मुझे पता है कि मैं अपने आंखों को कैसे बचाऊं. I will not let you blind me with dust. कि मैं तुम्हें धूल से अंधा बनाने नहीं दूंगा. कोई जो इसका मीनिंग है वो धूल धूल आके चला जा रहा है. हर मीनिंग में धूल आ जा रहा है. तो जैसा वर्ड वैसा मीनिंग तो इडियम में होता नहीं है. जैसा वर्ड वैसा मीनिंग तो होता नहीं. डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी. कि मुझे भटकाने या बरगलाने का प्रयास ना करें. मुझे भटकाने या बरगलाने का प्रयास ना करें. तो बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन ये लग रहा है कि मुझे भटकाने या बरगलाने का प्रयास ना करें. नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ तो आप जानते ही हैं. स्ट्रॉ आपने देखा होगा, अनाज का जो धान वगैरह होता है उसका जो काट लेते हैं पौधा, उसके बाद जो बचता है प्लांट्स को क्या कहते हैं? स्ट्रॉ या तिनका. स्ट्रॉ मतलब वैसे भी तिनका वगैरह भी क्या है. तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या मीनिंग होना चाहिए? मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ वेरी एक्टिव मैन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस. ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस का मतलब कि जिसकी कोई कीमत ना हो, या सब्सटेंस का मतलब कीमत, वैल्यू, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसमें कोई गट्स ना हो. वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत सक्रिय व्यक्ति है. वर्दी फेलो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति. एन अनरीजनेबल पर्सन, अनरीजनेबल पर्सन जो जिसके पास कोई लॉजिक ना हो, जो तर्क की बात ना करता, अतार्किक व्यक्ति. तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का जो सबसे बेहतर मीनिंग होगा वो क्या होगा? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब महत्वहीन व्यक्ति. इसको अगर हम ऐसे नॉर्मली समझे तो क्या कहेंगे? महत्वहीन व्यक्ति. महत्वहीन व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मतलब, जिस व्यक्ति को आप ज्यादा महत्व नहीं देते, जिस व्यक्ति को आप ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उसको हम कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ. जिस व्यक्ति को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जिस व्यक्ति को ज्यादा हम वैल्यू नहीं देते, कीमत नहीं देते, महत्व नहीं देते, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ. नेक्स्ट, we visit the shopping mall off and on. Off and on. We visit the shopping mall. तो जो शॉपिंग मॉल है लोग ऑफ एंड ऑन, क्या मतलब? तो अगर शहरों की बात करें और जहां शॉपिंग मॉल हो, वहां लोग शॉपिंग मॉल कब जाना पसंद करेंगे? कभी कभार, शायद ही, ना के बराबर, या जब भी कभी मौका मिलता है, या मौका ढूंढते रहते हैं, मौका तलाशते रहते हैं और पहुंच जाते हैं. मौका ढूंढते रहते हैं और मौका तलाशते रहते हैं और पहुंच जाते हैं. यही तो होता है, जहां मौका मिला ढूंढ कर पहुंच गए, जहां मौका मिला पहुंच गए. यही करते हैं नॉर्मली हम लोग, जनरली यही करते हैं. तो इसलिए इसका क्या मतलब होना चाहिए? अप एंड अबाउट तो नहीं हुआ. रियली एंड ट्रूली, सचमुच और वास्तव में तो कोई सेंस ही नहीं बना. वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का तो मतलब हो गया कि मतलब बहुत पुराने समय इसकी बात है, बहुत प्राचीन काल की बात है. ये तो कोई समय की बात नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम, बहुत प्राचीन काल में. वंस अपॉन अ टाइम का मतलब ही होता है बहुत प्राचीन काल में, बहुत पहले, अति प्राचीन काल में, एक समय की बात है. कहानियों में ऐसा इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत कोई पुरानी घटना का कोई रेफरेंस देना होता है, तब इस तरह की बात करते हैं, है ना. तो इसलिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन ऑफन. क्या होगा? ऑफन. नेक्स्ट, लाइफ एन इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक. लाइफ एक ऐसा इवेंट है, लाइफ एक ऐसा इवेंट है गिव एंड टेक, जिसमें क्या होता है? लेन देन होता रहता है. गिव एंड
टेक, लेन और देन होता रहता है, लेन देन, गिव एंड टेक। तो बताइए क्या होगा? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक क्या होना बताओ? गिव एंड टेक, लेन देन। गिव एंड टेक का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? लेन देन। तो मेक बिलीव का मतलब होता नकली, ऑलवेज का मतलब होता हमेशा, गिविंग का मतलब होता एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कहने का सेंस क्या मतलब होगा? थोड़ा सा तालमेल, थोड़ा सा तुम दो, थोड़ा सा हम दें, थोड़ा सा आप छोड़ो, थोड़ा सा हम छोड़ें, यही बात होगी गिव एंड टेक, लेन देन। तो इसलिए क्या होना, लाइन इज इवेंट ऑफ गिव एंड टेक, लेन देन का मैटर है गिव एंड टेक। तो एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट, तालमेल। कि थोड़ा सा तालमेल का मतलब क्या होगा? कि थोड़ा सा आप लूज करते हैं, थोड़ा सा सामने वाला लूज करता है, कुछ आप देते हैं, कुछ सामने वाला देता है, तो तालमेल, एक एडजस्टमेंट होगा। गिव एंड टेक, गिव थोड़ा सा दीजिए भी, थोड़ा सा लीजिए भी, यानी कि सिर्फ लेते रहें ये बात नहीं बनती है, लेन देन दोनों होना चाहिए। हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। मत अब कड़ी मेहनत करते हैं, तो कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या तुरंत फल मिल जाता है क्या? कड़ी मेहनत करने से एकदम तुरंत फल मिल जाता है क्या? या कड़ी मेहनत करते ही फल मिल जाता है क्या? तो जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो कड़ी मेहनत करते ही फल मिल जाता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हम कड़ी मेहनत किया और हमें फल मिल गया, नॉर्मली ऐसा, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है भाई? तो थोड़ा समय के बाद मिलता है फल। तो क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा का सेंस बन सकता था, लेकिन यहाँ इन द लॉन्ग रन लिख रखा है, इन द लॉन्ग रन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद। इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल। नेवर, कभी नहीं, नेवर तो कभी हो नहीं सकता, इनडेफिनेटली तो कभी हो नहीं सकता, दो ही ऑप्शन था, ऑलवेज और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दो में से एक होना ही था। तो क्या होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मीनिंग क्या बनता है, ये नहीं होता है कि मेहनत कर रहे तो हमेशा फल देगा, मतलब ये सेंस नहीं बनेगा। ओवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को मतलब अगर आपने मेहनत किया है तो आपको फल मिलेगा ही। अगर आपने मेहनत किया है तो फल मिलेगा, भले थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा समय लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि कड़ी मेहनत कर रहे तो हमें तुरंत फल मिल जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ा सा समय से मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फल अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल मिल जाता है। आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स। कह रहा है कि जब मैं वकीलों के बीच में रहता हूं, जब मैं वकीलों के बीच में रहता हूं, तो आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स, कि वकीलों के बीच में ऐसा लगता है जैसे किसी मछली को पानी से निकाल कर रख दिया। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो? कि किसी मछली को आप क्या करो, पानी से बाहर निकाल दो। किसी मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, तो मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो तो उसको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा बताओ? देखा, हाल देखा होगा। मछली को पानी से निकालने के बाद आपने देखा ही होगा उसका क्या हाल होता है। तो खास हो जाएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो खुश हो जाएगी, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। प्राउड, बड़ा गर्व होगा, मछली को पानी से निकाल देते तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसका तो सीधा इसका ऑप्शन क्या होगा? अनकंफर्टेबल। कि पानी को अगर आप मछली से बाहर, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो मछली बहुत ही अनकंफर्टेबल, असहज अवस्था में, दुख की अवस्था में, प्रॉब्लम की अवस्था में होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं। द कावेरी वाटर इशू led to apple of discord between two governments. The Kaveri water issue led to apple of discord between the two governments. तो कावेरी विवाद आपको पता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल वगैरह आप सुनते ही रहोगे। तो इन दोनों सरकार के बीच में, तीनों सरकार के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल और डिस्कॉर्ड, कावेरी जो मुद्दा है वो क्या है? सलाह की बात तो नहीं है, मेल मिलाप वाली बात तो नहीं होती है। तो आखिर होता क्या है? आखिर होता क्या है? तो क्या होता है? कॉज ऑफ एंगर, गुस्सा होता है, हो सकता है। कॉज ऑफ हेट्रेड, नफरत हो सकता है, हो सकता है। कॉज ऑफ कोरल, झगड़ा हो सकता है, हो सकता है। कॉज ऑफ एनिमिस्टी, दुश्मनी हो सकता है, हो सकता है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की वजह। तो डिस्कॉर्ड का मतलब वैसे ही होता है झगड़ा, डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है क्वाइट, फायर, फाइट या क्वारल। तो इसका मतलब, इसका जो, इसमें देखो सारे जो ऑप्शन है, सारे के सारे जो ऑप्शन है काफी क्लोज ऑप्शन है।
काफी एकदम नजदीक नजदीक वाले ऑप्शन है सारे के सारे, मतलब एक जैसा ही समझ सकते हो ऑपरेशन, इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग जो निकालना है इसमें बहुत जरूरी था, क्योंकि एंगर, हेट्रेड, एनोमेसिटी सब लगता है एक जैसा, लेकिन सीधा सीधा इसमें मीनिंग क्या है, फाइट। अब फाइट जब होता है उसमें दुश्मनी भी होती है, उसमें हेट्रेड भी होता है, उसमें एंगर भी होता है, यानी क्वारल में सब कुछ आ जाता है ना। जब किसी से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब गुस्सा भी होगा, लड़ रहे हैं इसका मतलब दुश्मनी भी होगी, लड़ रहे हैं इसका मतलब नफरत भी होगा, तो कोर्ट ऑफ फारल में सब कुछ हो जाता है। द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड, जो कंस्ट्रक्शन था वो अनफिनिश्ड रहा। एंड द वर्कर्स, और जो वर्कर्स थे, हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, तो आपके फीट के अंदर, कदमों के नीचे ग्रास, घास उगाए, ये भाई कब हो सकता है, किसी के कदमों के नीचे घास उगाए ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, बताओ भाई। किसी के कदमों के नीचे ही घास उग जाए ये कब हो सकता है। तो कदमों के नीचे घास उगाया, इसका मतलब क्या, व्यक्ति काफी समय तक स्थिर रहा होगा, रुका रहा होगा, कोई मूवमेंट नहीं हुई होगी, कोई हलचल नहीं हुआ होगा, तभी तो किसी के कदमों के नीचे से घास, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जो दसवीं वगैरह भी आने वाला भी है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, अपने छाती पर जो है मिट्टी विट्टी लगा देते हैं, और उसमें उसमें कुछ पौधे डालते हैं जौ का, और उससे वो बीज निकल आता है। दसवीं या 10वीं में लोग ऐसा करते हैं कई बार, बंगाल में, बिहार में तो कई बार होता है, वो आप लोग के इलाके में होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो, इसका मतलब 10 दिन तक वो जमीन पर से लेटते भी, हटते भी नहीं है, तभी तो जयंती उगाएगा। खैर, तो इसका मतलब अगर ग्रास किसी के कदमों के नीचे उगा है तो इसका मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हुई होगी, तो ग्रो ग्रास ऑल ओवर द लॉन, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि घास उगाने लग गया। गॉन ऑन अ लग्जरी टूर, कि बहुत विलासितापूर्ण, बहुत खर्च वाले टूर पर चला गया, ये भी कोई सेंस नहीं निकल रहा। डिलेड डूइंग द वर्क, काम करने में देर किया। डिमांडेड मोर बेनिफिट्स और मार्क, तो ये भी तो बात बनेगी नहीं, इसका मतलब जो अभी हम लोग मीनिंग देख रहे थे उसके हिसाब से बन रहा है क्या, कि डिलेड डूइंग द वर्क, कि काम करने में देर किया, विलंब किया, मतलब सुस्त पड़ गया, एक्टिव नहीं रहा, तभी तो पैर कदमों के नीचे क्या है, घास जम गया, तो डिले, और ज्यादा देर कर दिया, डिले कर दिया। द पुलिस स्मेल्ड द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, लड़की के मौत के पीछे जो पुलिस ने था, स्मेल्ड द रैट, चूहे को सूंघ लिया क्या, स्मेल्ड द रैट, चूहे को सूंघ लिया क्या, ऐसा कोई सेंस आएगा कि चूहे को सूंघ लिया, सेंस ही नहीं बनेगा। तो चूहे को सूंघने का क्या मतलब होगा, गॉट वेरी मच कंफ्यूज, काफी कंफ्यूज हो गया। आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारण को पहचान लिया। सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, फिशी जो है इसका मतलब होता है संदेहास्पद, संदेहास्पद, डाउटफुल, गड़बड़ जिसको कहते हैं, डाउटफुल, फिशी। जंप टू द कंक्लूजन, किसी नतीजे पर एकदम पहुंच गया, तुरंत पहुंच गया नतीजे पर, ऐसा मीनिंग होगा क्या, ऐसा मीनिंग होगा क्या। तो जो सेंटेंस का सेंस लग रहा है, उसको लग रहा है कि पुलिस को देखते ही लड़की के मौत के पीछे कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हो गया, कुछ साजिश का अंदेशा हो गया, यही कहने का सेंस है कि कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी की तरह कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब पुलिस को ये लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, उसको क्या कहते हैं, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, लगा कि कुछ ना कुछ दाल, हिंदी में इसको कहते हैं दाल में कुछ काला है। स्मेल द रैट को हिंदी में क्या कहते हैं, दाल में कुछ काला है, हिंदी में कहते हैं दाल में कुछ काला है। तो सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, थर्ड ऑप्शन होगा, कुछ गड़बड़ होना। या स्मेल द रैट का मतलब कुछ गड़बड़ी का आशंका, हिंदी मीनिंग ज्यादा लिख लेना, हर जगह पर मैं हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जैसा ये मीनिंग है एग्जाम में वही मीनिंग नहीं देगा, वही वर्ड रिपीट नहीं करेगा, इसलिए एकदम हिंदी मीनिंग समझना सारे स्मेल का हिंदी मीनिंग क्या है, ताकि उसके हिसाब से आप उसका अगर वर्ड बदल दे कभी कभी तो आप सही सिलेक्शन कर पाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा यही ऑप्शन नहीं रहेगा, ईडीएम हमेशा यही रहेगा स्मेल द रैट, लेकिन हमेशा ऑप्शन ये नहीं, सस्पेक्टेड द समथिंग इज फिशी, हमेशा यही नहीं रहेगा ऑप्शन, कभी सस्पेक्ट लिख देगा, कभी सस्पिशन लिख देगा, कभी डाउटफुल लिख देगा, कभी कुछ और लिख देगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मीनिंग का। तो मीनिंग क्या हुआ, स्मेल द रैट का मतलब दाल में कुछ गड़बड़ी होना, मतलब दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ी की आशंका होना, कुछ गड़बड़ी की आशंका होना। If you want to solve the problem, if you want to solve the problem forever,
यू मस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कि अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान फॉर एवर, मतलब क्या, हमेशा के लिए हो जाए, इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर, कि आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाए, यू मस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बुल का मतलब क्या, सांड होता है ना, बड़े बड़े देखा होगा आपने, बैल वैल टाइप, बैल भी सांड हो जाता है, तो उसके सिंग को जाके पकड़ ले, सांड के सिंग। लोग गाय का सिंग पकड़ने की कोशिश नहीं करते, यहाँ सांड के सिंग पकड़ने की बात हो रही है। तो क्या करेंगे भाई, क्या मीनिंग होगा, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, तो पुल द बुल्स बाय पुल्स हॉर्न्स, कि हॉर्न्स के, ये बुल्स के हॉर्न्स को खींचने लगना, ये तो सीधा मीनिंग हो गया, ये तो होगा ही नहीं। फेस अ डिफिकल्टी और डेंजर बोल्डली, कि किसी मुश्किल का बोल्डली साहस से सामना करना। रन अवे फ्रॉम अ डिफिकल्टी, और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब टेक द बुल्स बाय हॉर्न कह रहे तो भागने का तो कोई सेंस ही नहीं हो रहा। फेस द डिफिकल्टी और डेंजर कॉन्फिडेंटली, कि किसी भी डिफिकल्टी और डेंजर को क्या करना, कॉन्फिडेंटली, विश्वास। अब इसमें देखो, बोल्डली है और इसमें कॉन्फिडेंटली है, तो बोल्डली और कॉन्फिडेंटली, साहस जो है वो बेवकूफी में भी हो सकता है लोगों को। कॉन्फिडेंटली, किसी बुल के जाके हॉर्न्स को हमने पकड़ लिया, सांड के जाके सिंग को हमने पकड़ लिया, इसका मतलब है कि हम सिर्फ साहसी नहीं है, हमें कॉन्फिडेंट भी है, हम कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर कि हम उसको जीत लेंगे, कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर कि हम उसको जीत लेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ध्यान देना इस मेरी बात को, नहीं तो हमें कितने भी साहसी, अगर हम साहस कर भी ले, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि साहस में बुद्धिमानी नहीं होती है, कभी कभी साहस में बुद्धिमानी नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने अगर बुल को, बुल के सिंग को पकड़ा है, हॉर्न्स को पकड़ा है, तो इसका मतलब वो अपने आप में उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, तभी ऐसा कर सकता है। इसलिए, और ये दूसरी बात क्या करता है कि कह रहा है कि सेंस भी ये कह रहा है कि हमेशा के लिए किसी समस्या का समाधान करना है, तो कॉन्फिडेंस से ही काम करेंगे तभी हमेशा के लिए किसी समस्या का समाधान हो सकता है। इसमें साहस से ज्यादा क्या है, कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ सोच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है ज्यादा बेहतर है। राजीव वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर लॉन्ग एगो, राजीव वॉश द हैंड्स ऑफ द मैटर लॉन्ग एगो, यहां तक होना चाहिए था, ऑफ तक। वॉश हिज हैंड्स ऑफ द मैटर लॉन्ग, जैसे हम कहते हैं वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर, कि कोई मुद्दा है उस चीज से अपने आप को अलग कर लेना, कोई मुद्दा है उससे हाथ धो लेना। हाथ धोलाने का सेंस क्या हुआ, हाथ धो लेने का मतलब हुआ एक तरह से यही तो सेंस हुआ कि भाई अब हमें इस मुद्दा से, कोई मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, यही यही सेंस है, सिंपल सा सेंस है कि हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो ओवरकम द डिफिकल्टीज, बाधाओं को जीत लेना। रेफ्यूज टू एक्सेप्ट पर्सनैलिटी फॉर, कि किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना, जिम्मेदारी लेने से मना देना। टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले लेना। रेफ्यूज टू चेंज द डिसीजन, कि अपने निर्णय को लेने से बदल, रेफ्यूज टू चेंज द डिसीजन, कि अपने निर्णय को बदलने से मना कर देना। तो अगर सारी चीजों को हम ध्यान देखें तो वॉश वंस, हाथ धोना, तो हाथ धोना का सेंस फिर क्या हो सकता है, तो इसमें सबसे जो बेहतर ऑप्शन लग रहा है वो क्या लिख रहा है, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको लेने से मना कर देना। तो वॉश, हाथ धो लेना, किसी से हाथ धोने का मतलब कि अब हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी। All the neighbors gave her cold shoulder because she ill-treated her daughter-in-law, कि all the neighbors gave her the cold shoulder, सब लोगों ने उसको cold shoulder, जितने पड़ोसी थे सब ने उसको cold shoulder दिया। cold का मतलब ठंडा, shoulder का मतलब उससे कंधा होता है। बिकॉज कारण क्या था, she ill-treated her daughter-in-law, क्योंकि उसके जो daughter-in-law थे, यानी जो बहू थी, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। मतलब हर है तो महिला होगी कोई, तो गिव कोल्ड शोल्डर, सो इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस टू हर कंपनी। जैसे हिंदी में एक चीज होता है, घास ना डालना, भाव ना देना, तवज्जो ना देना, जानबूझकर नजरअंदाज करना। तो किसी को अगर आप घास नहीं डाल रहे हैं, किसी को आप अगर महत्व नहीं दे रहे हैं, किसी को अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, किसी को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं दे रहे हैं किसी को, तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं गिव कोल्ड शोल्डर।
तो गिव कोल्ड शोल्डर अगर हम कहें, शो इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस टू हर कंपनी, सबसे बेहतर ऑप्शन तो लग रहा है यही है। फेल्ट हर शोल्डर वाज कोल्ड, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, ये तो कट जाएगा। शो डिसलाइक फॉर हर कंपनी, उसके कंपनी के लिए को साथ को, ये भी हो सकता है कि कंपनी उसके साथ को नापसंद कर दिया। शो लाइकिंग, लाइकिंग तो हो ही नहीं सकता है, तो भाई कोई अपनी बहू के साथ इल्ट्रीट करता है, उसके साथ आप बहुत अच्छा होती है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा था। अब बचता है क्या कि ये और ये दो ऑप्शन करीब है। अब इसमें डायरेक्ट अगर मीनिंग देखें तो कोल्ड शोल्डर का मतलब था किसी को ज्यादा भाव नहीं देना या किसी को तवज्जो नहीं देना, यानी जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना। किसी को अगर हम भाव नहीं दे रहे, किसी को हम तवज्जो नहीं दे रहे, इसका मतलब उसको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जानबूझकर नजरअंदाज करने का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जैसे पहला ही ऑप्शन अच्छा भी लग रहा था। आई सॉ थ्रू द ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड। ऑन गार्ड का मतलब क्या, सुरक्षा कर लेना। तो सुरक्षा हम कब कर लेंगे, सॉ थ्रू द ट्रिक। इसका मतलब क्या कि जो ट्रिक था, जो चाल था, वो आपको पहले समझ में आ गया, तभी आपने क्या कर लिया, सुरक्षा कर लिया। तो आई एंटिसिपेटेड, पहले से अंदाज लगाना ना। डिटेक्टेड, डिटेक्ट का मतलब एकदम जान ही लेना। विटनेस्ड मतलब साक्षी होना। डिफिटेड मतलब पराजय करना। अब इसमें देखो दो चीजें, डिटेक्टेड और एंटिसिपेटेड। तो डिटेक्टेड और एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का मतलब पूर्वानुमान लगा लेना, पहले पहले ही समझ में आ जाना। और डिटेक्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज पर मेहनत करके, एफर्ट करके, प्रयास करके उसका पता लगा लेना। तो थ्रू, आई सॉ थ्रू द ट्रिक जो है, ये मेहनत करके पता लगाने का सेंस नहीं होता है। इसका मतलब होता है अनुमान लग जाना, कि किस कोई चाल चलने वाला, उसका पहले से आपको अनुमान लग गया कि ये क्या करने वाला, किसी की चाल आपको पहले समझ में आ गई। इसलिए ये जो सॉ थ्रू द ट्रिक होगा, ये क्या होगा, एंटिसिपेटेड ज्यादा बेहतर है, कि पहले से आपने क्या कर लिया, अनुमान लगा लिया, पहले से चाल आपको समझ में आ गई। सी थ्रू द डिजाइन भी होता है, सीधा डिजाइन भी होता है। तो पहले से आपको अनुमान आ गया, अंदाज आ गया कि क्या होने वाला है, और आपने क्या किया, ऑन गार्ड, मतलब अपने अपने सुरक्षा के लिए कदम उठा लिए। ही इज नॉट अ गुड लॉयर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, कि वो बहुत अच्छा लॉयर तो नहीं है, वो बहुत अच्छा लॉयर तो नहीं है, बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, लेकिन उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है। गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब, ही कैन टॉक वेरी फास्ट, तो बहुत तेज बोलने से आप बहुत अच्छा वकील हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ही कैन स्पीक वेरी वेल, बहुत अच्छा बोल सकता है, ये हो सकता है। ही हैज अ गुड वॉइस, की आवाज आपकी बहुत ही अच्छी है, तो आप सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, वकील का कोई लेना देना नहीं है। ही कैन प्रिटेंड कन्विंसिंगली, कि वो किसी को क्या कर सकता है, प्रिटेंड कन्विंसिंगली, कि किसी को बहुत आश्वस्त ढंग से प्रिटेंड, बहाने बना सकता है। तो बहाने बना कोई मतलब नहीं हुआ। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होगा, ही कैन स्पीक वेरी वेल, बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप को कहते हैं वाक पटुता, हिंदी में क्या कहते हैं, वाक पटुता, बोलने का कौशल या बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो अगर किसी को अच्छा बोलने आएगा, अच्छी तरह से बोलने आएगा, बोलने की कोई कला जानता है, तो वकालत भी थोड़ा बहुत कर ही लेगा। तो इसलिए बी होना चाहिए था। We have to put up with sorrows of life. We have to put up with the sorrows of life, कि हमें जीवन के कष्टों को क्या करना पड़ेगा, पुट अप विथ। तो जीवन के कष्टों से भाग तो नहीं सकते, भागना तो कोई विकल्प नहीं होगा। तो पुट अप विथ का मतलब भागना भागना ऐसा सेंस तो हो नहीं सकता। तो अगर जीवन में समस्याएं हैं, जीवन में अगर प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, यही तो होगा, और क्या हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, बेयर पेशेंटली। बेयर पेशेंटली, इसका मतलब सबसे अच्छा तो यही है कि अगर हमारे पास समस्या है, तो बेयर का मतलब बर्दाश्त करना, पेशेंटली मतलब धीरज पूर्वक, तो धीरज के साथ हम क्या करें, उसको बर्दाश्त कर लें। फाइट अगेंस्ट, उससे लड़े झगड़े। वेलकम चेयरफुली, उसका खुशी खुशी स्वागत करें। ट्रीट विद इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या, कोई मतलब तटस्थ, इंटरफेरेंस का कोई कोई लेना देना नहीं होना। तो ट्रीट विद इंटरफेरेंस की कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब बुझे मन से उसका, उसके साथ व्यवहार करिए, तो बात ही नहीं बनेगा। तो पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, झेलना, सहना। तो लड़ने का सेंस बना नहीं, तो फिर बेहतर क्या होगा, फर्स्ट, कि बेयर पेशेंटली, कि धीरज के साथ उसको क्या करना चाहिए, धीरज के साथ हमें उसको झेल लेना चाहिए, धीरज पूर्वक हमें झेल लेना चाहिए, बेयर पेशेंसली। ही द डाई इज कास्ट एंड नथिंग कैन बी डन नाउ। डाई इज कास्ट, यहां जो डाई का मतलब होता है,
वो होता पासा। आपने सुना होगा ना डाइस, इसका प्लूरल नंबर में पढ़ा भी रखा है कि डाई का मतलब होता है पासा, उसका प्लूरल क्या है डाइस। अब कास्ट का मतलब यहाँ फेंकना है, तो डाइस कास्ट का मतलब क्या हुआ, पासा फेंक दिया गया। पैसिव वॉइस हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डाई इज कास्ट यानी पासा जो है वो फेंक दिया। जब पासा फेंक दिया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो होना था वो आपके सामने है। अगर पासा फेंक दिया इसका मतलब जो होना था वो हमारे सामने आ गया, डाइज कास्ट। तो द गेम हैज बीन प्लेड कि खेल खेल दिया गया है। देयर हैज बीन अ फेलियर असफलता हो गई है। द इफेक्ट हैज वर्न आउट जो प्रभाव है वो खत्म हो गया है। द डिसीजन हैज बीन टेकन कि निर्णय लिया जा चुका है। तो डाई इज कास्ट का मतलब द गेम हैज बीन प्लेड खेल खेल लिया गया है, और डिसीजन हैज बीन टेकन। तो इससे ज्यादा बेहतर दो ए और डी दो ही ऑप्शन हो सकता था, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता है। तो चूंकि हमारे पास ये ऑप्शन है द डिसीजन हैज बीन टेकन कि जो निर्णय लेना था जो लिया जा चुका है, तो उसमें चेंज नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा, ये द डिसीजन हैज बीन टेकन कि डाई हैज बीन कास्ट। अब जो है नथिंग कैन बी डन नाउ कि अब कुछ निर्णय ले लिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, निर्णय ले गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। He is in the habit of picking holes in everything. He is in the habit of picking holes in everything. कि हर चीज में होल्स यानी छेद निकालता है, हर चीज में होल्स यानी छेद निकालता है, पिकिंग होल्स हर चीज में छेद निकालता रहता है। तो हर चीज में छेद निकालने का मतलब क्या हुआ, कमी निकालना, कमी ढूंढना। तो डेल्विंग डीप इनटू गहराई में जाना, फाइंड फॉल्ट विथ कमी निकालना, कॉजिंग ट्रबल विथ प्रॉब्लम देना, समस्या देना, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट प्रश्न पूछते रहना। अब इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा भाई, ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। तो हर चीज की कमी निकालते रहना, हर चीज में बुराई ढूंढते रहना, हर चीज की कमी निकालते रहना या हर चीज की बुराई ढूंढते रहना। तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विथ, क्या हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विथ, कमी निकालते रहना हर चीज की। द मेंबर took exception to the secretary's remark about the current political situation in the state. The member took exception to the secretary's remark. secretary का जो remark था, स्टेटमेंट था, कथन था, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन था स्टेट में, राज्य में, उस पर लेकर जो मेंबर थे, जो लोग थे, वो सेक्रेटरी के रिमार्क पर टुक एक्सेप्शन। अब टुक एक्सेप्शन का मतलब क्या, अपवाद एक्सेप्शन का मतलब तो अपवाद होता है, एक्सेप्टेड रेडिली मतलब तुरंत मान लिया, स्वीकार कर लिया, लाफ्ड एट हंस दिया, ऑब्जेक्टेड टू विरोध किया, और ग्रांटेड मतलब मान लिया। तो ग्रांटेड और एक्सेप्टेड रेडली तो लगभग एक ही हो गया, ग्रांट का मतलब भी स्वीकार कर लेना होता है, एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना हो गया, तो दोनों लगभग एक जैसा मीनिंग है, तो इस दोनों पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है बुरा मान लेना। नॉर्मली जो टेक एक्सेप्शन होता है, तो टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी चीज का बुरा मान लेना, किसी चीज का बुरा मान लेना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टेड टू विरोध किया, जब बुरा लगेगा तो हम विरोध ही करेंगे ना। टेक एक्सेप्शन का मतलब है किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज का बुरा मानना, किसी चीज को सही नहीं बताना, मतलब किसी का आप किसी चीज के खिलाफ हो गए तो टेक एक्सेप्शन, या किसी चीज का बुरा मान गए तो टुक एक्सेप्शन। बेसिकली टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी चीज का बुरा मानना, किसी चीज का बुरा मानना। तो उसके हिसाब से अगर हम मीनिंग देखें तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टेड टू विरोध करना। आफ्टर गेटिंग अ सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर, आफ्टर गॉटिंग सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम, ये तो सीवियर स्कोल्डिंग तो कोई इडियम है ही नहीं, तो ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। गॉट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू, गॉट डाउन टू बिजनेस, ये मुझे लगता है ये फ्रेजल वर्ब, इसमें इस इडियम में, इस पूरे जो इडियम में हम लोग देख रहे हैं 2 से 3 फ्रेजल वर्ब आ गए, जैसे पुट अप विथ भी फ्रेजल वर्ब में ही यूज होता है ज्यादा, पुट अप विथ बर्दाश्त करना, ये फ्रेजल वर्ब ही है। एक और फ्रेजल वर्ब था इस पूरे सेट में, जो है इडियम्स तो है ही, साथ साथ कुछ फ्रेजल वर्ब भी है। से ब्रोक डाउन था, ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विथ फ्रेजल वर्ब है, और यहाँ जो गेट डाउन है ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो कुछ फ्रेजल वर्ब जो है आ गए इसमें फ्रेजल वर्ब। तो, तो इसका मतलब इडियम्स फ्रेज के साथ साथ फ्रेजल वर्ब भी आ जा रहा है आपके सेट में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इडियम भी है, साथ साथ कुछ फ्रेजल वर्ब भी है। तो ये तो कोई इडियम था ही नहीं, सीवियर स्कोल्डिंग तो कोई इडियम था ही नहीं, इसलिए आफ्टर गेटिंग तो होना क्या चाहिए था इसमें, अंडरलाइन होना चाहिए गेट डाउन टू बिजनेस। गेट डाउन का मीनिंग पूछा जा सकता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब था, और जो ऑप्शन दे रखा उसके हिसाब से भी सीवियर स्कोल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनेगा।
तो बिकम गेट डाउन टू बिजनेस, बिकम बिजनेस लाइक बिजनेस करने जैसा हो गया, बिगन टू वर्क सीरियस, काम सीरियस करने लगा, ज्वाइन इज फादर बिजनेस, फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, स्टार्टेड अ बिजनेस, एक धंधा शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। तो गॉट डाउन टू, गेट डाउन का मतलब कोई काम जो है वो सीरियस होकर करना शुरू लग जाना किसी काम को। अभी सीवियर स्कोल्डिंग का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, वैसे सीवियर स्कोल्डिंग कोई इडियम ही नहीं, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट, सीवियर का मतलब सख्त, तो इसका इसमें कोई बिजनेस होना ही नहीं था, मतलब कोई इडियम होना नहीं था ये, तो ये अंडरलाइन यहाँ होना चाहिए, तो गलती से कभी कभी इधर उधर हो जाता है। गेट डाउन टू यहाँ तक होना चाहिए, गेट डाउन टू। तो बिगेन टू वर्क सीरियसली, एक काम उसने शुरू, और ये फ्रेजल वर्ब है, काम उसने गंभीरतापूर्वक शुरू कर दिया। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ रहेगा है, और जो वादे किया है वो वादा आपको हमेशा निभाया जाएगा। आप अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा शेयर करें, जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपका मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप उससे मुझे बात करके कॉल करके पूछ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के थ्रू से, इम्पैक्ट एकेडमी के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद।